हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और हम सब भी अच्छे से हैं। और मैं हो गई हूँ तैयार क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं बाहर। उसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। पहले मैं बताती हूँ आज अभी तक की सबसे बड़ी गुड न्यूज़, और वो है ये कि मेरे बच्चों के ये जो टिफ़िन थे ना, मैंने आपको दिखाया था, मैंने ये मंगाए थे, लेकिन एक सही था और एक का लिड कुछ ठीक नहीं था। तो फिर क्योंकि मैंने दोनों साथ में मंगाए थे ना, तो मैंने फिर रिप्लेसमेंट डाला, दोनों का साथ में डाल दिया। क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है, मैंने पहले भी 2 चीज़ें एक साथ मंगाई थी, एक बिल्कुल ही ठीक नहीं था, वो मुझे जो है रिटर्न करना था, और एक मुझे रिप्लेसमेंट में देना था। मतलब वो मुझे वैसे अच्छा लग रहा था, बट उसका थोड़ा सा साइज़ का इशू था। टिफ़िन और ये सब की बात नहीं कर रही मैं, कपड़ों की बात कर रही हूँ। तो आई थॉट कि जिस तरह यूजुअली होता है रिटर्न वगैरह, उस तरह से होगा। तो अगले दिन एक भैया आए और उन्होंने कहा कि मैं बेसिकली जिवामी से मैंने इनरवेयर्स मंगाए थे। तो उन्होंने कहा कि वो आपका पिकअप था ना? तो मैंने कहा कि हाँ। तो मैंने उसको वो जैसे आया था ना, वो डब्बे में पैक होके, वो पूरा का पूरा मैंने उसको वापस दे दिया। और फिर वो भैया ले गए। और फिर अगले दिन एक और भैया आए एंड ही सेड कि आपका पिकअप है। मैंने कहा पिकअप तो कल था, वो मैंने दे दिया। तो ही वाज लाइक कि नहीं, आपका एक्सचेंज के लिए पिकअप है। और तभी मुझे लगा ओ शिट, मुझसे हो गई है कुछ गलती। फिर मैंने जिवामी के कॉल सेंटर पे फ़ोन लगाया, उनको बताया। तो वैसे तो सब चीज़ें रिजॉल्व हो गई, पैसे वैसे वापस आ गए, मैंने वापस से ऑर्डर प्लेस कर दिया। लेकिन बहुत बार चेज़ करना पड़ा, और एंटायरली मेरी गलती थी। बट मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम था, मुझे नहीं पता था। तो एक्सचेंज रिप्लेसमेंट वो अलग अलग तरह से पिकअप जाता है। तो क्योंकि मैंने ये कॉम्बिनेशन में मंगाया था, तो मैंने दोनों का ही डाल दिया। तो इस बार दोनों ठीक आए हैं। और मैंने ना फिर वापस से मैं इसको टेस्ट करने लगी थी, तो बच्चे बोले कि नहीं मम्मा टेस्ट मत करो। वैसे ही अराउंड अ वीक में वापस आए हैं रिप्लेसमेंट। तो अगर मैं इसका वापस से डालूंगी रिप्लेसमेंट, तो फिर एक और हफ्ता लग जाएगा। बट दीज आर लुकिंग ओके। उसका ना जो ये लिड है ना, ये थोड़ा सा पफ्ड अप था, तो उसकी वजह से वो पानी का इशू हो रहा था, वो देखने से ही लग रहा था। पर ये बिल्कुल ठीक है। तो किड्स आर वेरी हैप्पी। और अभी कल से इसमें जाएगा उनका खाने का डब्बा, इसमें पैक होगा। और आज की ताज़ा खबर ये कि सुबह से हमारे यहाँ पे पानी नहीं है। तो बस वही बता रही थी मैं आपको। तो थोड़ी देर पहले पापा से बात हो रही थी, तो उनको बताया कि पानी नहीं है, कैसे कैसे करके सुबह से अभी तक खींच के लेकर आए, मैनेज किया सब। सुनते ही पापा बोले कि टेंशन नहीं लेने का, इधर आ जाने का। तो हम लोग पापा के पास जा रहे हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। और ये सूट जो है ना मेरा, आप यकीन नहीं करोगे, इट्स लाइक 4 years ओल्ड इट इज़। और मैं इसमें आ गई, मतलब बड़ी अचीवमेंट लगती है। हम लोग जिनको हाइपोथायरॉयड होता है ना, तो बड़ी अचीवमेंट लगती है कि वापस पुराने कपड़ों में आ पाएँ। बिकॉज़ हम लोगों का ना वेट, मूड और एनर्जी लेवल ऐसे 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 होते हैं। तो मैंने ये निकाला, आज मुझे ये दिख गया, मैंने ये पहना और मैं बिल्कुल इसमें वैसे ही आ गई जैसे 4 साल पहले आती थी। प्रॉब्लम मैंने थोड़ा वेट लूज़ किया भी है, क्योंकि मैंने अपने नए फ़ोटोज़ एंड मैं ऐसे भी देखती हूँ ना, बीच में तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्लम्प हो गई थी। ऐसा नहीं है कि हम फिट ना हो, अभी भी थोड़ा तो करना पड़ेगा ही। लेकिन मैं पहले कंपैरिजन में बोल रही हूँ, कुछ एक महीने पहले जो था उससे भी थोड़ा ठीक लग रहा है। और मैं आज के अपने इस कुर्ता को पेयर अप कर रही हूँ विद न्यूली लॉन्च फुटवेयर कलेक्शन बाय ज़ूक। देखने में सुंदर है और बिल्कुल ही कंफर्टेबल है। और इस बॉक्स में आता है ब्यूटीफुल ज़ूक फुटवेयर के साथ साथ थैंक यू कार्ड भी। ऑल्सो यू गेट अ फीट मेजरिंग चार्ट। और ये फुटवेयर बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में, एंड दीज हैव दिस सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल इनर sole. There is a sponge on the upper side as well, which make it different from other footwear and even more comfortable. और मुझे है ना पर्सनली ये डेनिम वाला प्रिंट बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत प्रिंट्स थे, और डेनिम वैसे भी मेरा बहुत ही फेवरेट है। और इसका एक यूएसपी ये भी है कि दिस फुटवेयर गोज वेरी वेल विद ऑल द वेरियस लुक्स, लाइक ऑफिस लुक यानी कि फॉर्मल्स या पार्टी लुक, एंड देन कैजुअल्स, एथनिक लुक ऑल्सो। मैं भी इसे कुर्ती के साथ पेयर अप कर रही हूँ, बट ये उतने ही खूबसूरत लगते हैं जीन्स के साथ भी। और अगर आप इन खूबसूरत फुटवेयर में इंटरेस्टेड हैं, तो इनको खरीदने के लिए बाइंग लिंक रख दूंगी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक जरूर कीजिएगा। ऑल्सो आपके लिए रहेगा मेरा एक स्पेशल डिस्काउंट कोड विच इज़ YTNEIL15। इसका इस्तेमाल करके आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे 15% का डिस्काउंट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, खरीदना चाह रहे हैं, तो डिस्काउंट कोड इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। और ये बहुत खूबसूरत से फुटवेयर विद ज़ूक टोट बैग मेक्स अ परफेक्ट लुक। आप इसे एथनिक वेयर पे भी कैरी कर सकते हो। ऑल्सो आप अगर वेस्टर्न वेयर पहन रहे हो, जीन्स शर्ट्स वगैरह पहन रहे हो, ये उसमें भी बहुत ही सुंदर लगता है। ये मम्मी ने
और मम्मी ने पूरी दावत लगा रखी है यहाँ पे। शर्मा जी बात कर रहे हैं। अबे तूने बाल कटवा लिए हैं? और नेक्स्ट मॉर्निंग है, ये तैयारी हो रही है सानवी खुशी के स्कूल जाने की और मैं उनका डब्बा बनाने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है। मुझे ढेरों कमेंट्स मिलते हैं ऐसे जिनमें मेरे व्यूअर फ्रेंड्स बोलते हैं कि ये जो टिफ़िन रेसिपीज़ हैं ये सीरीज़ उनको अच्छी लग रही है, ये काफ़ी काम आ रही है उनके। वहीं इक्का दुक्का कॉमेंट ऐसा भी आ जाता है कि दी अभी आप टिफ़िन रेसिपीज़ ही देती हो, कुछ नया भी दिखाइए। तो डियर, नया भी मैं दिखाती रहती हूँ। आप रेगुलरली मेरे ब्लॉग देखेंगे तो बहुत कुछ अलग भी मैं दिखाती हूँ। और अभी तो फेस्टिवल्स हैं तो अभी बहुत कुछ आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ये बहुत ही कॉमन सी रेसिपी है और बहुत ही क्विक है और टिफ़िन के हिसाब से बहुत ही अप्रोप्रिएट भी है, जल्दी से बन जाती है, कम ही इंग्रेडिएंट्स इसमें चाहिए और पहली रात से आपको प्रिपेयर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो पनीर है उसको फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, तो खाली मैं बस उसे निकाल के फ्रिज सेक्शन में रख देती हूँ जिससे वो थॉ हो जाए। उसके बाद फिर मैंने थोड़े से प्याज, एक हरी मिर्ची साथ में मैनुअल चॉपर में क्रश कर लिए थे, टमाटर एक दो क्रश करके डाल दीजिए, रेगुलर मसाले, थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला ऐड कीजिए, थोड़ा सा गरम मसाला, आमचूर का पाउडर, थोड़ी सी चीनी एंड अच्छी तरह मिक्स कीजिए। आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हो। पनीर भुर्जी बन रही है। मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तब इसके अंदर आप पनीर को इस तरह टुकड़े टुकड़े करके डाल दीजिए। अगर आप सैंडविच बना रहे हैं तो इसी तरह से पनीर भुर्जी का जो मसाला है वो तैयार कीजिएगा। बट अगर आप इसे पराठे के साथ खाना चाहते हैं ब्रेकफास्ट में, अपने या हस्बैंड के लंच बॉक्स में विद पराठा आप इसे रखना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालिएगा, थोड़ा पानी डाल करके इसे और पकाइएगा, तो थोड़ी कसूरी मेथी वगैरह डाल के फिर ये सेमी थिक ग्रेवी जैसा बन जाएगा। वो पनीर भुर्जी पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। बट सैंडविच में बनने के लिए ये फिलिंग एकदम ही बढ़िया तैयार हो चुकी है और मैं सैंडविच बनाऊँगी तवे के ऊपर ही। तवा को मैंने थोड़ा सा बटर डाला है, बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो ब्राउन ब्रेड लिया है मैंने, इसको सेक लेंगे। सैंडविच भी कई तरीके से आप बना सकते हैं। इस तरह से ब्रेड के अंदर आप हरी चटनी, केचप वगैरह को लेयर कर सकते हैं। मेयोनीज़ को लेयर कर सकते हैं और उसके बाद फिर फिलिंग रख दीजिए। बट मैं जैसे हमेशा ही बोलती हूँ, खाना टिफ़िन में जब जा रहा है बच्चों के तो उस तरह से बनाइए जिस तरह आप समझते हैं कि वो खा लेंगे। अपने बच्चे को माँ से बेहतर कोई नहीं समझता है एंड आई एम वेरी श्योर मेरे बच्चे ये वाला बहुत चाव से खा लेंगे। तो मैंने जो उनकी ब्रेड स्लाइसेस है वो बटर में टोस्ट कर दिया है और ये वाले जो स्लाइसेस है ना, ये चाय के साथ नाश्ते में बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। तो मैं इसको भी थोड़ी देर में सैंडविच करूँगी। उससे पहले उनका जो सैलेड ब्रेक है और फ्रूट ब्रेक है ना, उसके लिए फ्रूट एंड सैलेड तैयार कर लूँगी। ये क्रिंकल कटर के बारे में बहुत लोग मेरे से पूछते हैं। इसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक रख दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही अच्छा है ये और क्वाइट शार्प भी है। और ये जो बटर टोस्टेड स्लाइसेस है ना, इसके ऊपर एक स्लाइस के ऊपर मैं जो पनीर की भुर्जी है वो लगाऊंगी। देन दूसरे स्लाइस से इसको बंद कर देंगे। आप इसमें चटनियाँ, मेयोनीज़, केचप वगैरह भी लगा सकते हो जैसा आपका बच्चा खा ले। इसके बाद फिर मैं इसको एक फूड रैप में सिक्योर कर रही हूँ जिससे जो टिफ़िन बॉक्स है उसके अंदर ये स्पिलेज ना हो। और सिक्योर करने के बाद भी मैं इसे कट करके दूँगी क्योंकि अभी जो सानवी खुशी का जो नया वाला टिफ़िन है ना, उसमें इतने बड़े बड़े सैंडविचेस नहीं आएंगे। जो पुराना वाला था उसमें मैं रख देती थी, उन्हें इस तरह खाना भी इजी रहता है। बट अभी मैं काट करके दूंगी। ये इनफैक्ट और भी इजी है और देखने में काफ़ी एपेटाइजिंग भी है।
सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, फटाफट से उनका डब्बा लगा देते हैं। एंड मुझे याद आ रहा है, कमेंट आता है कि कितना खाना आप देते हो, कितने ब्रेक होते हैं बच्चों के। तो मेरे बच्चों के ना 3 ब्रेक्स होते हैं। एक होता है सैलेड ब्रेक, एक होता है फ्रूट ब्रेक और एक होता है मेन ब्रेक जो रहता है। उसमें वो लोग जो भी मील आप देते हो, सब्ज़ी रोटी, वो खाते हैं सभी बच्चे। सैलेड ब्रेक में सैलेड या स्प्राउट खाना अलाउड होता है, फ्रूट ब्रेक में फ्रूट्स ही खाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि कंपलसरी यही सबके घर से जाता है, कुछ ऐसा वैसा भी थोड़ा सा स्नैक्स टाइप्स भी रख सकते हैं। तो फिर बच्चे अपने हिसाब से कौन से ब्रेक में क्या खाना है वो खा सकते हैं। बट मील के हिसाब से एक जो मेन ब्रेक रहता है ना, उसी का डब्बा जाता है। तो ये है उन दोनों के नए टिफ़िन, पहली बार पैक करके स्कूल भेज रही हूँ मैं। और बच्चों को हस्बैंड छुड़ाए थे बस स्टॉप तक, और उसके बाद फिर वो घर आए और उसके बाद मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ हमारे चाय नाश्ता की। और वही जो बच्चों को दिया है सेम सैंडविच हम लोग नाश्ते में लेने वाले हैं। कल तो हमारे यहाँ पानी नहीं था, तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने जो बेडशीट्स थी वो लगा दी थी धुलने पे। और उसके बाद फिर थोड़ा काम वाम किया, तब तक जो मेरी बेडशीट्स वगैरह थी वो धुल चुकी थी। तो मैंने वॉशिंग मशीन खाली कर लिया। आज मैं प्लान कर रही थी कि मैं वॉशिंग मशीन के अंदर भी डीस्केलर डाल करके ना वो भी चला दूँगी। तो मैं ये रूम ठीक कर रही हूँ, कपड़े सुखा दिए और इसके बाद फिर वॉशिंग मशीन को देखते हैं। और ये वाला डीस्केलर फॉर्च्यून का डीस्केलर है, ये मैं यूज़ करती हूँ। एक पैकेट में 5 सैशे आते हैं और एक बारी में 1 सैशे डाल करके आप मशीन को नॉर्मल साइकिल जैसे होती है वैसे चला दीजिए। और ये जो वॉशिंग मशीन है ना, इसका जो डीस्केलिंग का साइकिल था वो पूरा हो गया है। अंदर से देखें, काफ़ी साफ़ लग रही है एंड स्मेल तो मैं क्या ही बताऊँ, पर अच्छा लग रहा है, ये हो चुका है। एंड मैंने यहाँ पर जो है डिश वॉशर भी लगा दिया है, किचन भी क्लीन हो गया है। और ये देखिए किचन मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, सफाई हो चुकी है। एंड आई एम वेरी टायर्ड नाउ। मैं अपने लिए अभी बनाऊँगी एक ग्लास आइस टी, सोच रही हूँ मैं आज आइस टी बना लेते हैं। मैं यूजुअली, पीछे जो आवाज़ आ रही है ना वो बेसिकली डिश वॉशर की है। तो मैं यूजुअली जो हॉट वाली ड्रिंक्स होती है ना वो एंजॉय करती हूँ, लेकिन आइस टी मेरा मन हो रहा है। एक तो मन हो रहा है कि मैं बहुत सारा ठंडा पानी पी लूँ अभी। तो एकदम से जब आप थके हो ना तो ढेर सारा पानी नहीं पीना चाहिए, तो थोड़ा सिप सिप करके पी सकूँ, इसलिए आइस टी बना रही हूँ। अरे आइस टी बोल रही हूँ क्या मैं इतनी देर से? आइस कॉफ़ी है मेरा मतलब यार, थकान का असर। और मैं है ना जब हॉट बनाती हूँ यानी कि ब्लैक कॉफ़ी, तो मैं चीनी नहीं डालती, बट ठंडे में मुझे थोड़ी सी चीनी अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ी सी चीनी एंड फ्लेवर्ड कॉफ़ी है, प्लेन कॉफ़ी नहीं है, ये रास्पबेरी फ्लेवर का कॉफ़ी मैंने ऐड किया है। देन सम आइस एंड देन थोड़ा सा पानी। आप चिल्ड वाटर भी ले सकते हो, मैंने नॉर्मल पानी लिया है क्योंकि इतनी आइस में ठंडा हो ही जाएगा। और बहुत सारे दोस्त मुझे ये स्ट्रॉज़ के बारे में पूछ रहे थे, तो ये मैंने शायद अमेज़ॉन से लिया था और 3 का सेट था ये। 2 इसमें ऐसे स्ट्रेट थे, एक और ऐसा स्ट्रेट है और एक इस तरह का था बैंड वाला। और इस सेट में ना एक ब्रश भी आया था इसको क्लीन करने के लिए। तो जब से मैंने ये लिए हैं तो मैं प्लास्टिक के स्ट्रॉज अब लाती ही हूँ। पहले हर महीने ग्रॉसरी में प्लास्टिक के स्ट्रॉज भी मैं लाती थी। दिस इज़ गुड। बस अभी इसको यूज़ करके इमीडिएटली धोकर रख देंगे ना तो ये हमेशा ही बढ़िया बना रहता है। मेरा आइस ख़त्म हो गया तो मैं आइस भी भरूँगी अभी। और ये आइस कॉफ़ी हो गया रेडी। यहाँ पर सुबह का थोड़ा सा पनीर बच गया था तो लंच में या डिनर में ये यूज़ हो जाएगा। ये जो होता है ना मैनुअल चॉपिंग जार, इसको मैंने तुरंत ही धो के रख दिया, वरना इसका जो ये रहता है ना यहाँ अगर इसमें पानी भर जाए तो ये ख़राब हो जाता है। और मैंने है ना यहाँ पर थोड़े से आलू बॉईल कर दिए हैं। एक्चुअली आज मम्मी ने भेजी है कढ़ी, तो कढ़ी हो जाएगी थोड़ी और उसके बाद फिर थोड़ा मैं आलू की एक ड्राई सी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी सब्ज़ी जैसी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आई एम थिंकिंग कि इसके साथ शायद दाल वाल मैं कर लूँ, तो डिनर सीन इज़ सॉर्टेड। एंड मैं आपको बताऊँ हम लोग है ना कल जब मम्मी पापा के घर से हम लोग
लोग आ गए थे, तो रात में बैठ के फिर सानवी का, शी इज़ इन क्लास 9, तो उसका बोर्ड रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, तो वो कराया। तो एकदम वो सडन रियलाइजेशन होती है ना कि बच्चे बड़े हो गए, अगले साल वो बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में अपीयर होगी, तो उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं तो वो सब किया। एंड एकदम से फिर ऐसा लगा कि बच्चे रोज़ देखते हैं हम उन्हें, वैसे भी सब पता है कि किसकी एज क्या है, कौन सी क्लास में कौन पढ़ता है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे ये जो मोमेंट्स आते हैं ना, तो वो एक सडन रियलाइजेशन वाली बात हो जाती है। ऑल्सो आप नोटिस भी कर रहे होंगे आजकल व्लॉग्स थोड़े से कम आ रहे हैं मेरे, बिकॉज इसके पीछे एक रीज़न सबसे बड़ा तो ये है कि 12 सितंबर से सानवी खुशी के हाफ ईयरली शुरू होने वाले हैं, तो आई वॉन्ट टू पे अटेंशन टूवर्ड्स देयर स्टडीज़ एज मच एज़ पॉसिबल। तो इसलिए मैं आजकल व्लॉग्स थोड़े से कम बना रही हूँ, बिकॉज उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, उनका जो सिलेबस है हाफ ईयरली तक का, वो अच्छी तरह से उनको समझ आना चाहिए। तो मैं उनके साथ अभी थोड़ा ज़्यादा उनकी स्टडीज़ पे टाइम स्पेंड करती हूँ। तो बिकॉज़ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मेरे व्लॉग्स का रोज़ वेट करते हैं, तो सीरियसली आई अपोलोजाइज़, आई एम सॉरी, बट आप समझ ही जाओगे मेरा पॉइंट। 12 सितंबर से उनके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और उसके बाद फिर अराउंड शायद 24 को लास्ट होंगे। तो उसके बाद आई ट्राई टू बी रेगुलर, वैसे जैसे पहले होता था वैसे। जब से अभी ये फेस्टिवल शुरू हुए हैं, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही रहा है, रोज़ रोज़ व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। कभी कभी बन जाता है व्लॉग तो मैं रोज़ रोज़ डाल देती हूँ, बट फिर नहीं तो 1-2 दिन का ब्रेक हो ही जाता है। तो देखते हैं, अगर व्लॉग्स बनते रहेंगे तो फिर मैं डाल दूँगी रोज़ रोज़, अदरवाइज़ ऑल्टरनेट डे और शायद 1-2 दिन का गैप ऐसे हो जाएगा। अभी वो क्लास 9 में है, तो थोड़ा सा उसकी स्टडीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी है। ऑल्सो एक और चीज़ मैंने करी है, मैंने उन लोगों का ट्यूशन लगवा दिया है, स्पेशली सानवी का, क्योंकि पता है आपने शायद फील किया होगा आपके साथ भी, जब आप क्लास 8 से एकदम 9 में हमारा जब ट्रांजिशन हुआ था। ऑल्सो अगर आपके बच्चे उस एज ग्रुप के हैं तो 8th में जैसे उनके ग्रेड्स आते थे, 9th में एकदम से अफेक्ट होते हैं, बिकॉज मे बी चेंज हो जाता है। जैसे सानवी खुशी के यहाँ पे प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स लगती थी पहले, लेकिन अभी उन लोग का NCERT कर दिया है, बिकॉज बोर्ड्स जो होते हैं वो NCERT बेस ही आते हैं। तो उस वजह से भी ये जो ट्रांजिशन हुआ है, ना सिर्फ सानवी बट उसके क्लास के बहुत सारे बच्चों के ग्रेड्स ऐसे हो गए हैं, और सच बोलूँ तो ऐसे हो गए हैं। तो मैंने रियलाइज़ करा कि अभी मेरा पढ़ाना से शायद नहीं होगा, बिकॉज इट्स बिन सो मेनी ईयर्स। जब मैंने 10th करी थी उसके बाद से बहुत कुछ बदल जाता है, तो मैंने उसकी ट्यूशन लगवा दी है। अभी शायद 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है अभी उसको जाते हुए। तो थोड़ा सा मैं सीरियस होने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई एम ऑब्जर्विंग कि सानवी भी अपनी स्टडीज़ के लिए थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस हो गई है। एंड यस, एक चीज़ और आपको बतानी थी, 2-3 दिन हुए मैंने ना एक मूवी देखी थी। मैंने एक्चुअली पढ़ा था समवेयर इसके बारे में, उसके बाद मैंने वो मूवी देखी। बहुत पुरानी मूवी है, रिचर्ड गियर, द नेम वाज हाची, इट्स अबाउट अ डॉग। शायद आप लोगों ने देख रखी होगी, नहीं देखी है ना तो ज़रूर से देखना, आपको एकदम ही फील गुड वाली वो फीलिंग है, एकदम वो इमोशनल है। अगर आप मेरी तरह, तो फिर तो आप इमोशनली हाई हो जाने वाले हो। इट्स सच अ स्वीट अमेजिंग मूवी। द नेम इज़ हाची, इट्स अबाउट अ डॉग, जिसका नाम था हाचिको। एंड आप देखिएगा, अगर आपने नहीं देखी तो आपको अच्छी लगेगी। वैसे छोटे साइज़ के ही ये पोटैटोज़ थे, इनको मैंने छील लिया। इसके बाद करेंगे इसमें मसाला, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे फिर लाल मिर्ची का पाउडर। ये आलू हमको मैरिनेट करने हैं, तो आपके स्वाद के हिसाब से आप मसाले डालिएगा। 1 बड़ा चम्मच संभार पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। देन स्वाद के हिसाब से नमक मैं ऐड कर रही हूँ। ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच जैसा बेसन इसके अंदर, कच्चा ही बेसन मैंने लिया है। एंड देन 1 चम्मच जैसा इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। अभी ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें जो पोटैटोज़ हैं इनको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। सारा ही मसाला जो आपके आलू हैं उसके ऊपर अच्छी तरह से रब कर दीजिए, और फिर इसको एक साइड रख दीजिए कम से कम 10 मिनट जैसे मैरिनेट होने के लिए।
और जब तक आलू मैरिनेट हो रहे हैं फटाफट से दाल छौंक देते हैं। तो मसूर की काली वाली दाल मैंने ली है और ये मेरी बहुत ही फेवरेट दाल है सिंस चाइल्डहुड। बचपन में मुझे ये वाली एक दाल और काली पीली दाल बहुत ही अच्छी लगती थी। मेरी मम्मी ये दोनों दालें स्पेशली बहुत अच्छी बनाती थी, तो उन्हीं की तरह से मैं बना रही हूँ। कुकर के अंदर बनाएंगे। ऐड किया था मैंने ऑयल, थोड़ा सा ज़ीरा और एक सिनेमन का टुकड़ा ज़रूर से ऐड कीजिएगा। चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक ऐड कर दिया था, वो थोड़ा भुन गया तो काफ़ी सारे प्याज डाल करके मैंने भूनने के लिए रख दिए हैं। एक पैन के अंदर थोड़ा ऑयल गरम किया था और इसके अंदर जो मैरिनेट किए हुए आलू थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं और इनको अभी भूनेंगे। ये आलू जो है इसके मैरिनेशन में कच्चा बेसन था, तो जब तक बेसन भुन जाएगा तब तक इसे भूनिए और इसके बाद फिर इसमें ऐड कर दीजिए कच्चे प्याज, करी पत्ता और हरी मिर्चियाँ और उसके बाद इसको अच्छी तरह से टॉस कर लीजिए। ध्यान दीजिए प्याज तभी आप ऐड करें जब आपको लगे कि बेसन भुन चुका होगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ढक्कन लगा के इसे 2-4 मिनट पकने दीजिए। हमको अनियंस बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी है, उसकी स्वीटनेस रहे बट थोड़ा सा आलू के ऊपर वो एक रोस्टेड इफेक्ट भी आ जाए, इतनी देर इसे पकाएंगे। बहुत ही क्विक वाला आलू रोस्ट है ये और टिफ़िन में दाल चावल के साथ साइड डिश में ये बहुत बढ़िया बनता है। आप बनाइएगा, आप बार बार बनाना चाहेंगे इसको। यहाँ पर जो ढेर सारे प्याज हमने भूनने के लिए रखे थे वो प्याज ऑलमोस्ट भुन चुके हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। अगर आपने 3 प्याज लिए हैं तो 2 टमाटर आप ले सकते हो, बट ये वाली जो दाल है ना इसमें ज़्यादा प्याज अच्छे लगते हैं तो उस हिसाब से आप थोड़ा टमाटर प्याज लीजिएगा। ऐड करेंगे मसाले, मतलब आपको टमाटर बहुत भुनना नहीं है, डाल करके मिक्स करें और हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर ऐड करके जो आपका दाल है अच्छी तरह से सोक किया हुआ दाल वो मैंने ऐड कर दिया। दाल अलग से नहीं उबाला है। अभी दाल डालेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। इसके अंदर 1 चम्मच घी डालिए, गरम मसाला डालिए और इसके साथ इसे वापस से भूनिए। ये एक स्टेप है ना आपकी दाल को अलग ही टेस्ट देगा। आप जब बनाएंगे तो मुझे बताइएगा आपने ट्राई किया तो आपको कैसा लगा। इसके बाद अच्छी तरह भून जाने के बाद फिर दाल के अंदर डाल दीजिए पानी। 1 कटोरी दाल में 3 से 4 कटोरी जैसा पानी जाता है, तो उस हिसाब से आप पानी ऐड कर दीजिए। नमक वगैरह एडजस्ट कर लीजिए और इस दाल को बाकी जो रेगुलर दली हुई दालें होती हैं ना, ब्रोकन दाल जो रहती हैं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा सीटियाँ लगानी पड़ती हैं, तो 5-6 सीटियाँ तो मैंने लगा दी थी इसको। और यहाँ पे आलू हमारे रेडी हो ही चुके थे। इसे सर्व करने से पहले इसमें डालिएगा लेमन जूस और ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया था नहीं मेरे पास तो मैंने सिर्फ लेमन जूस डाला है, बट क्या मज़ेदार लगते हैं ये दाल चावल के साथ खाने में। आलू बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मम्मी ने भेजे थे कढ़ी चावल, तो मैं इनको फटाफट से गरम कर लूँगी और इसके बाद सभी कुछ रेडी हो चुका है तो मैं हमारी जो डिनर की थाली है वो लगाती हूँ। और ये देखिए दाल तैयार हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम ही परफेक्ट है मेरे लिए और ये दाल बहुत अच्छी लगती है। स्लाइट इसमें स्वीटनेस सी फील होगी आपको, बहुत ही माइल्ड और बहुत ही बढ़िया ये दाल होती है। और ये आज की हमारी डिनर थाली, दाल, मम्मी वाली कढ़ी एंड देन रोस्ट आलू और चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें। रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। वीडियो में आपको कुछ भी कहीं भी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय। जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।